हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन टीचर्स पॉइंट। पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में आपने दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हमने डिस्कस किया था, और इस पर्टिकुलर क्लास में हम तुगलक वंश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी फ्रेंड हैं आप फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं तुगलक वंश की। और तुगलक वंश की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसने 1320 ईस्वी से जो 1414 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस लगभग टाइम पीरियड में जो भी डायनेस्टी ने दिल्ली पर रूल किया है उसे हम बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। और जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की एक ऐसी डायनेस्टी है जिसने मैक्सिमम टाइम तक दिल्ली पर रूल किया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्याजी मलिक हुआ करता था और उसी ने ही इस तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की, यानी जो संस्थापक हैं जिन्हें गयासुद्दीन तुगलक के नाम से हम जानते हैं। और साथ ही साथ इनका जो वास्तविक नाम था वो ग्याजी मलिक था। इन्होंने 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया। साथ ही साथ इनके द्वारा एक प्रसिद्ध शहर बसाया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, तुगलकाबाद, जो दिल्ली के नियरेस्ट एक सिटी है। और आगे अगर हम बात करें, जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसी समय पर तेलंगाना के जो शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और आपको पता होगा पिछली क्लास में जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो तेलंगाना पर जो डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसे हम क्या बोलते थे, काकातीय डायनेस्टी, और जिसके द्वारा ही जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके पास तक मलिक काफूर द्वारा जो कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया गया था वो काकातीय डायनेस्टी के रूलर द्वारा दिया गया था। तो उसी काकातीय डायनेस्टी ने गयासुद्दीन तुगलक के समय पर अपने आज को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। और इसी पर्टिकुलर चीज को लेते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जो जौना खान थे उनको तेलंगाना मिशन पर भेजा 1323 ईस्वी में। और इस मिशन के दौरान जौना खान ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद तेलंगाना का जो नाम चेंज करके क्या रखा गया, सुल्तानपुर रखा गया। और जब जौना खान इस विद्रोह को नियंत्रित करने के बाद जैसे ही दिल्ली वापस लौटा, और दिल्ली लौटने के बाद इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसे उलूग खान की उपाधि दी गई। और उलूग खान की अगर हम बात करें तो उलूग खान का मतलब होता है विश्व का खान, यानी विश्व पर अधिकार करने वाला खान को हम क्या बोलते हैं, उलूग खान बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में जो सिंचाई के लिए जो नहरों का सबसे पहले जो निर्माण करवाया गया था वो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर करवाया गया था। यानी दिल्ली सल्तनत का मात्र एक ऐसा सुल्तान जिसने सबसे पहले सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए जो कैनल्स बनवाई थी वो बनवाई थी तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक जी ने। आगे अगर हम बात करें, प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन हुआ करते थे और जिन्हें दिल्ली की जो जनता थी इन्हें डाई हार्ड फॉलो किया करती थी, और एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। और जिस तरीका से जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थी उनकी भी पकड़ एक दिल्ली की जनता में थी, और साथ ही साथ उस समय जो गयासुद्दीन तुगलक था वो दिल्ली का सुल्तान था। और इन दोनों के बीच में काफी वाद विवाद चलते रहते थे और एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, और इनकी कोशिश रहती थी कि एक दूसरे को नीचा दिखाना जनता के सामने। और कभी भी अगर इनको ऐसे मौका मिलता था तो कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं चूकते थे। साथ ही साथ जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनके द्वारा हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही, या कह सकते हैं अल्लाह का महबूब के नाम से एक उपाधि दी गई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही किसके द्वारा उपाधि दी गई थी, वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दी गई थी। बेसिकली गयासुद्दीन अगर तुगलक की हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर जो दिल्ली सल्तनत थी वो काफी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। और जब इस फाइनेंशियल क्राइसिस से जो दिल्ली सल्तनत जूझ रही थी, इसी को नियंत्रित करने के लिए जो गयासुद्दीन तुगलक है उनके सेनापति ने इनको एक सजेशन या सुझाव दिया कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं उन्हें 5 लाख जो टके जो दिए गए थे खुसरो शाह के द्वारा, दिल्ली सल्तनत का एक जो सुल्तान हुआ करता है खुसरो शाह, उसके द्वारा जो 5 लाख टके दिए गए थे, क्यों ना वो 5 लाख टके हजरत निजामुद्दीन औलिया से वापस ले लिया जाए, क्योंकि एक सूफी संत है, उनको पैसों की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, और उन 5 लाख पैसे जो टके हैं उनका यूज करके हम दिल्ली सल्तनत का काफी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तभी गयासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टके या टंके मांगे, तब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें देने से
मना कर दिया। साथ ही साथ उसी समय पर 1325 ईस्वी में बुगारा खां का एक विद्रोह हुआ बंगाल में, और इसी पर्टिकुलर विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक कहाँ चला गया? बंगाल चला गया। और जब वो बंगाल गया उसी समय पर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक भविष्यवाणी भी कर दी कि अब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली वापस नहीं आएगा। और तब जब ये बात गयासुद्दीन तुगलक को पता चली, तभी गयासुद्दीन तुगलक ने अपने संदेश वाहक के थ्रू हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास एक संदेश भेजा कि अगर गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से पहुंचने से पहले या तो आप दिल्ली छोड़ दें, अन्यथा आपका जो सर होगा वो कलाम कर दिया जाएगा। तभी हजरत निजामुद्दीन औलिया द्वारा कहा गया कि अभी दिल्ली दूर है, यानी अभी दिल्ली दूरस्थ। इस तरीके का एक डायलॉग जो है, प्रसिद्ध डायलॉग है, वो किसके द्वारा दिया गया था? हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दिया गया था। और हजरत निजामुद्दीन औलिया का कहना था कि उनके द्वारा जो दी गई भविष्यवाणी है वो कभी भी खाली नहीं जाती है। और इस तरीके से जब बुगारा खां का जो विद्रोह था बंगाल में, उसको समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक जब वापस दिल्ली आ रहा था, तो उसके भव्य स्वागत के लिए तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनवाया गया था। और उस जब महल में जब गयासुद्दीन तुगलक का बेसिकली स्वागत किया गया, और तभी उस महल में जो एक पर्टिकुलर उस समय जो हाथी हुआ करते थे, और हाथी ने उस महल में टक्कर मार दिया, उस महल को हिला दिया, और जिससे वो महल गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक उसी महल में दबने के कारण मर गया। और 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, और हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो भविष्यवाणी थी वो भी सच हो गई। और जब गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई तो दिल्ली की जो गद्दी पर उसका जो बेटा था जौना खान, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और उसने दिल्ली पर लगभग 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया, या 26 साल तक दिल्ली पर रूल किया। और इसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है, जिस बेसिकली जो इतिहासकार हैं एलिफेंस्टीन, उनके द्वारा इन्हें पागल सुल्तान भी कहा जाता है। एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में रखने वाली बात है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, इनका जो महल था वो लकड़ी का बनाया गया था। इसके पहले कौन से एक ऐसे शासक हैं जिनका जो महल था वो लकड़ी का बनाया गया था? तो आपको याद होना चाहिए कि जिस समय पे चाणक्य ने एक पर्टिकुलर जो डायनेस्टी है उसका स्थापना की थी, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, जिन्हें हम मौर्य डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, और मौर्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट कह सकते हैं कि पहले जो शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही उनका जो महल था वो लकड़ियों का बनवाया गया था। तो दो चीजें यहां से आपकी पॉइंट आउट होती हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे पहला महल था वो लकड़ी का बनाया गया था, और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक था। इसके अलावा अभी तक इतिहास में किसी का जो महल है वो लकड़ी का नहीं बना हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जब 1325 से 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो इसने काफी काम करवाए, और एक काफी कह सकते हैं कि योग्य सुल्तान था। साथ ही साथ ये अरबी और फारसी भाषा का भी विद्वान था। इसके साथ साथ इसको गणित और कह सकते हैं कि जो रीजनिंग हम जिसे बोलते हैं, जैसे तर्क शक्ति, इसका भी काफी नॉलेज हुआ करता था। और साथ ही साथ इसी के समय में 1333 ईस्वी में अफ्रीकन जो यात्री थे जिनका नाम था इब्न बतूता, वो भी भारत आए थे। बेसिकली अफ्रीकन की अगर हम बात करें तो मोरक्को का जो पार्ट, अफ्रीका में एक मोरक्को से जो पर्टिकुलर जगह है, वहां का एक यात्री था इब्न बतूता, वो भारत आया था। और जब वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा, और उसकी जो रिलीजियस पावर है या कह सकते हैं कि धार्मिक कट्टरता है, उसको देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे अपना जस्टिस नियुक्त किया, रिलीजियस जस्टिस नियुक्त किया, जिसे हम काजी के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इब्न बतूता द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, और इस प्रसिद्ध पुस्तक में कहा गया है कि दिल्ली संपूर्ण विश्व का सबसे विकसित शहर माना गया है। और इस प्रसिद्ध जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। इसमें ये भी कहा गया है कि कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। यानी ये प्रसिद्ध बात लिखी गई है कि कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना, ये तीन पर्टिकुलर जगह को छोड़कर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर लिया था? संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ इस पुस्तक में जो भारत और मोरक्को के बीच जो व्यापारिक नीतियां हैं उनके बारे में भी लिखा हुआ है। यानी भारत और मोरक्को के बीच में जो व्यापारिक नीतियों का वृत्तांत है वो भी रहला नामक पुस्तक में लिखी हुई है। और साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि विश्व का सबसे जो विकसित शहर है वो दिल्ली को कहा गया है। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। किस पुस्तक में लिखा है? रहला नामक पुस्तक में लिखा है।
साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास भी किया, लेकिन इस संपूर्णतः सती प्रथा को दिल्ली में बंद नहीं कर पाया। और कहा जाता है कि जो सती प्रथा है वो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुई थी, लगभग 1319 से 319 से 540 ईसा पूर्व में। बेसिकली ये जो पार्ट है वो आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। उस समय गुप्ता पीरियड में जो शासक हुआ करते थे रामगुप्त, और उनका ही एक सेनापति था गोपराज। गोपराज की बेसिकली युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो जाने के बाद जब इनका दाह संस्कार किया जा रहा था, उसी समय पर गोपराज की जो पत्नी थी वो चिता में कूद गई थी और उसने गोपराज के साथ अपने प्राण दे दिए थे, और उसी को हम सती प्रथा कहते हैं। और इसका जो साक्ष्य होता है वो एनड अभिलेख, जो खास तौर पर गुप्ता पीरियड में भानुगुप्त के समय पर लिखा था, उस पर्टिकुलर एरंड इंस्क्रिप्शन जो है उसमें सती प्रथा के आपको साक्ष्य या प्रूफ मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए दिल्ली सल्तनत पर वो इसी पर्टिकुलर शासक के समय पर हुए, और इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए वो बार बार उत्तर और दक्षिण भारत की ओर मूव करता था। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 27 विद्रोह इसके समय पर दक्षिण भारत में हुए, और लगभग 7 विद्रोह थे वो उत्तर भारत में हुए। बेसिकली जब ये दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ करता था तो ये दक्षिण भारत में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए जाया करता था, और जब उत्तर भारत में विद्रोह हुआ करते थे तब वो उत्तर भारत में। लेकिन इसके शासनकाल में सर्वाधिक जो विद्रोह थे वो दक्षिण भारत में हुए। जब दक्षिण भारत में बार बार विद्रोह हुआ करते थे और इसको नियंत्रित करने के लिए इसे जाना पड़ता था, तभी इसी चीज को देखते हुए इसने क्या किया था, जो अपनी कैपिटल थी उसे दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट किया था। जब इसने दिल्ली से दौलताबाद में जैसे ही कैपिटल शिफ्ट की, अब दक्षिण भारत में विद्रोह जो होते वो होना बंद हो गए, और अब विद्रोह कहां पर होने लगे, उत्तर भारत में। जिससे इसको लगभग एक साल बाद या कुछ टाइम बाद जो अपनी कैपिटल थी उसे फिर से दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन इसका सिद्ध हुआ। और आगे अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को तकावी या सौंदर या कृषि लोन देने की भी एक व्यवस्था चलाई थी। बेसिकली इसका रीजन ये था कि आगे आप देखेंगे, अगर हम आगे की स्लाइड में अगर बात करें, जो खुरासान अभियान था इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसने दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। बेसिकली दौलताबाद की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र का एक पर्टिकुलर शहर है। आगे अगर हम बात करें तो इसने खुरासान अभियान, बेसिकली खुरासान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान का एक पार्ट हुआ करता था। खुरासान अभियान को इसने चलाया, और बेसिकली खुरासान अभियान चलाने का रीजन हुआ क्या करता था कि अफगानिस्तान में जो खुरासान नामक स्थान था वहां पे काफी अनियमितता फैली हुई थी, और वहां का कह सकते हैं कि प्रशासन टोटली अस्त व्यस्त था। और इसी को देखते हुए इसने खुरासान पर आक्रमण करना चाहा और एक खुरासान अभियान चालू किया। और इस अभियान को जब चालू किया गया तो इसकी जो सेना थी उसने वहां पर जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो खुरासान है वो दिल्ली से काफी दूर था, और सेना का कहना था कि इतने दूर तक जाने में हमें काफी समय लगेगा और लगभग 6 महीने से 1 साल लग जाएंगे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि अपनी सैनिक को आदेश दिया कि उनको 1 साल की जो सैलरी थी वो एडवांस में दी जाएगी, और तभी सारे सैनिक इस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ एग्री हुए और वो खुरासान अभियान की ओर के लिए गए। और तभी काफ़ी गर्मी हो रही थी, और जैसी जैसी वो पहुंचे तो काफ़ी जो सैनिक थे वो रास्ते में गर्मी के कारण उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही वो खुरासान पहुंचे तब तक वहाँ का जो विद्रोह था वो समाप्त हो गया था, यानी अब वो खुरासान नामक जो स्थान था वो नियंत्रण में आ चुका था। तो इसका भी कोई भी बेनिफिट मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं मिला, जिससे काफ़ी धन या कह सकते हैं कि काफ़ी जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आया। और इसी फाइनेंशियल क्राइसिस को नियंत्रित करने के लिए उसने जो दोआब वाला क्षेत्र, खासतौर पर जो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दोआब। जो दोआब वाला क्षेत्र उसमें जो टैक्स था, जो बेसिकली एग्रीकल्चर टैक्स था, उसको क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, ताकि ये फाइनेंशियल क्राइसिस से ऊपर उभर सके। ठीक है, लेकिन उसी समय पर जो दोआब क्षेत्र था वहां पर सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के बाद किसानों को अपने खाने के भी लाले लग गए, यानी किसान को अपना पेट पालन करने के लिए भी अनाज नहीं मिल पाया। और उसने मोहम्मद बिन तुगलक से क्या की, सारे किसानों ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें खाने के लिए अनाज दिया जाए। तभी मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं उत्तर प्रदेश में एक तंबू या टेंट लगाकर लगभग 2 साल तक अपने किसानों को अनाज वितरित किया, ताकि उनका जीवन यापन संभव हो सके। और 2 साल के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने किसानों से कहा कि अब वो खेती कर सकते हैं और खेती करने का आग्रह किया, तभी किसानों के द्वारा फिर एक आवाज उठाई गई कि उनके पास
अभी कोई भी फाइनेंशियल कह सकते हैं कि कोई भी उनके पास अभी धन या कह सकते हैं मुद्रा या कह सकते हैं कि उनके पास बोने के लिए अनाज नहीं है, और तभी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी जो प्रजा थी या जो किसान थे उनको एक कृषि के रूप में लोन दिया गया, कृषि लोन के रूप में जिसे जाना जाता है, जैसे तकाबी या सौंदर के नाम से भी हम जानते हैं। तो कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का मात्र एक ऐसा सुल्तान है जिन्होंने अपने किसानों को कृषि लोन दिया, जिसे तकावी या सौंदर के नाम से हम जानते हैं। आगे अगर हम बात करें, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते हुए इसने जो अपनी करेंसी थी उसको टोकन करेंसी में कन्वर्ट किया, और जो उसकी टका या टंका नामक जो कह सकते हैं कि करेंसी यूज हुआ करती थी, जो खासतौर पे चांदी की करेंसी थी, और इसे कन्वर्ट करके इसने जीतल की करेंसी का प्रचलन भी चालू किया, और अपनी प्रजा या कह सकते हैं अपने साम्राज्य में ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट की कि सारे लोग जीतल की जो करेंसी है उसे घर पे बना सकते हैं, और साथ ही साथ जितनी करेंसी ये हमारे दरबार में देंगे उतना ही उन्हें क्या मिलेगा, चांदी की करेंसी रिटर्न तौर पर दी जाएगी। जिस तरीके से इसकी जो प्रजा थी वो सारी जगह पर इसके घर घर पर क्या बनने लगी, करेंसी बनने लगी। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जो दिल्ली सल्तनत का हर एक पर्टिकुलर घर था वो एक टकसाल बन गया था, और सारे लोगों ने जब जीतल की करेंसी बनाना चालू की, और जिससे इनका जो राजकोषीय खजाना था उसमें क्या हो गया, चांदी की कमी आ गई, और मार्केट में जो जीतल की करेंसी थी वो चलने के लिए एग्रीड नहीं हुई है। कह सकते हैं कि जो जीतल की करेंसी थी वो मार्केट में उस समय पर प्रचलित नहीं हो पाई, इसलिए इसको दोबारा से उसे चांदी में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, इन्हीं सारे कारनामों को देखते हुए जो एलिफिंस्टीन होते हैं, इसलिए उन्हें पागल सुल्तान बोलते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर इसने निर्णय लिए थे सारे इसके निर्णय क्या हुए, गलत साबित हुए। और बेसिकली ये जो काम किया है इसने फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने का काम किया, लेकिन उसे दिल्ली की जनता नहीं समझ पाई, और काफी जनता और राजा के बीच में काफी मतभेद होने के कारण ये चीजें वो सक्सेस नहीं हो पाई। आगे अगर हम बात करें तो जैसे कि हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब 1 साल का खुरासान अभियान के लिए अपने सैनिकों को बेतल ऑलरेडी दे चुके थे जब वो एडवांस के रूप में, तभी इसने एक कराचिल अभियान चालू किया। और कराचिल अभियान की अगर हम बात करें तो कराचिल बेसिकली जो उत्तराखंड का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कराचिल। और इस अभियान में भी वो विफल हुआ। क्यों हुआ विफल? क्योंकि कराचिल में उस समय पे काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और ठंड पड़ने के कारण काफी सैनिक ठंडी के चलते हुए मारे गए। और जब ये वापस कराचिल से वापस सिंध लौट रहा था तब इसकी 1351 ईस्वी में डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद इसका जो चचेरा भाई था, जिसे हम इसका कजन ब्रदर भी बोल सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली की सिंहासन या गद्दी पर बैठा, और उसने लगभग 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल किया। और बेसिकली इस फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने काफी सारे काम करवाए जो अकबर के समकालीन हुआ करते थे, इसलिए इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसने 6 नए शहर बनवाए, जिनमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं हिसार, जिन्हें फिरोजा के नाम से बसाया गया, और दूसरा जो पर्टिकुलर शहर जिन्हें हम फतेहाबाद बोलते हैं, जिसने अपने जो पुत्र थे फतेह खान का जो जन्म स्थान था वो पर्टिकुलर जगह थी, और उसी जगह को फतेहाबाद के नाम पर इसने डेवलप किया। फिरोजपुर की अगर हम बात करें तो इसने अपने नाम से ही एक शहर बसाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिरोजपुर। और फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में स्थित है, इस शहर की भी स्थापना किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। साथ ही साथ फिरोजाबाद, जिन्हें हम कांच की नगरी या ग्लास सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, खासतौर पर जहां पर कांच की जो चूड़ियां बनाई जाती हैं, ठीक है, तो कांच की चूड़ियों के लिए काफी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, इसे कांच की नगरी के नाम से भी जानता है। इसकी शहर की भी स्थापना किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। आगे अगर हम बात करें तो जौनपुर, जिसे सिराज ए हिंद, सिराज की अगर हम बात करें तो बेसिकली सिराज एक ऐसा प्लेस होता था जो खासतौर पर जो आपने देखा होगा कि जो आपकी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, खासतौर पर मिस्र की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सिराज नामक एक संस्था थी जो खासतौर पर जहां पर मुस्लिम शिक्षा की सबसे ज्यादा प्रचलन था, या कह सकते हैं कि सबसे अच्छा माना जाता था, तो उसी के पर्टिकुलर मुस्लिम शिक्षा के लिए खासतौर पर इन्होंने एक जौनपुर शहर बसाया था, और इसी जौनपुर जो शहर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यानी यहाँ पर जो भारत की सबसे पहली जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई थी
उसी समय की, जहां पर मुस्लिम शिक्षा दी जाती थी, उसे हम क्या बोलते थे, जौनपुर, और जिसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, जो इनके बड़े भाई जौना खान के नाम पर बनाई गई थी। आगे अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा नहर बनवाने वाला जो काम किया वो फिरोज शाह तुगलक के समय पर हुआ, और साथ ही साथ इनने सिरसा में नहरों को बनवाने के साथ साथ 1200 बाग या बगीचे भी बनवाए थे। अशोक के दो प्रमुख अभिलेख जो खासतौर पर टोपरा और मथुरा स्तंभ में लिखे हुए हैं, उन्हें भी दिल्ली में स्थानांतरित करने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। यानी टोपरा और मथुरा जो स्तंभ है, जिनको खासतौर पर जो जहाँ पर अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं, इसे दिल्ली में स्थानांतरित किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। और 4 जो धाम होते हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जिसमें जगन्नाथ मंदिर जो होता है, जो खासतौर पे पुरी में स्थित है, और इस जगन्नाथ मंदिर को तोड़वाने का जो काम किया वो भी किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। और साथ ही साथ ज्वालामुखी मंदिर को भी इसने लूटा था, और ज्वालामुखी मंदिर में जो संस्कृत भाषा में कुछ अभिलेख रखे हुए थे उनको भी नष्ट करवाने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। उसके साथ साथ जो जो जजिया और जकात, बेसिकली जकात जो होता था वो मुस्लिम कम्युनिटीज को टैक्स के रूप में देना होता था, एक कर जो खासतौर पर इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए होता था। लेकिन जजिया जो टैक्स होता था वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी देती थी, और जिसमें ब्राह्मण और जो हैंडीकैप और जो विधवा महिलाएं होती थी उनको रिबेट या छूट दी जाती थी, यानी इनको कोई भी जजिया कर नहीं देना होता था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर इम्प्लीमेंट किया, यानी फिरोज शाह तुगलक के समय पर जो जजिया कर होता था वो ब्राह्मणों को भी देना होता था। साथ ही साथ 1369 ईस्वी में जो कुतुब मीनार की चौथी और जो 5वीं मंजिल है उसको पुनर्निर्माण, बेसिकली नेचुरली इनकी जो 4th और 5th जो फ्लोर थे वो गिर जाने के कारण इसका जो पुनर्निर्माण का काम करवाया गया वो फिरोज शाह तुगलक के समय पर किया गया। बेसिकली अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार को जो बनाने का काम किया था वो किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका संपूर्ण कार्य कंप्लीट जब हुआ था वो हुआ था इल्तुतमिश के समय पे। और इल्तुतमिश के बाद जब फिरोज शाह तुगलक हैं उन्होंने उसका क्या किया था, 4th और जो 5th नंबर का जो फ्लोर था उसको रिनोवेट किया या दोबारा से बनवाया। आगे अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के दौरान सती प्रथा पर भी रोक लगाई गई। बेसिकली सती प्रथा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रोक लगाने वाला जो शासक था वो भी फिरोज शाह तुगलक है, लेकिन कोशिश करने वाला जो शासक, सबसे पहले सती प्रथा को बंद करने की जो कोशिश की गई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, लेकिन पूर्णतः जो बंद करवाई गई थी वो करवाई गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। आगे भी चल के अकबर और औरंगजेब ने भी क्या किया, सती प्रथा को बंद किया। और स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम जो बेंटिक हुए भारत के प्रथम वायसराय, उन्होंने भी सती प्रथा को पूर्णतः बंद किया, और उनका जो साथ दिया वो प्रसिद्ध समाज सुधारक जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, इनके ही कारण सती प्रथा भारत में बंद हो पाई। आगे अगर हम बात करें जनता की जो आर्थिक मदद के लिए इन्होंने 2 विभाग की स्थापना की, जैसे दीवान एक हैरात के नाम से जानते हैं, जो एक विभाग था जहां पर खासतौर पे इस विभाग में जो भी फाइनेंशियल हेल्प की जा सकती है, कह सकते हैं कि जो आज के समय पर जो बैंक होते थे वो क्या करते थे, आपको फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसी समय पर जो बैंक की जगह पर एक दीवान एक खैरात नाम का एक विभाग बनाया गया, जो इसके शासन के दौरान जो भी लोग हुआ करते थे अगर उनको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती थी तो उन्हें दीवान एक खैरात विभाग के द्वारा फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी। आगे अगर हम बात करें दरुल सिफा नामक एक कह सकते कि अस्पताल की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई, ताकि इनकी जो प्रजा है अगर उन्हें कोई भी बीमारी होती है तो उस पर्टिकुलर बीमारी का जो निजात है वो इन अस्पताल में मिल सके। आगे हम बात करें 1388 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा जो नसरुद्दीन महमूद बैठा, और ये दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। और बेसिकली नसरुद्दीन महमूद जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तभी इसका ही एक सेनापति हुआ करता था खिज खान, और सारा जो दिल्ली का प्रशासन था वो खिज खान के अंडर में था। और कहने के लिए नसरुद्दीन महमूद एक नाम मात्र के सुल्तान हुआ करते थे, और दिल्ली का जो पूरा शासन व्यवस्था थी वो खिज खान द्वारा चलाई जा रही थी। और तभी बेसिकली जो आपके तैमूर थे, जिन्हें तैमूर लंग के नाम से जाना जाता, उनने भारत पर अटैक किया और लगभग संपूर्ण मध्य भारत तैमूर ने जीत लिया था। और उनका जो साथ देने वाला जो व्यक्ति था वो था खिज खान, और खिज खान ने तैमूर का काफी साथ दिया, और तभी तैमूर अपने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया। और बेसिकली तैमूर का भारत में साम्राज्य स्थापित करना कोई भी मोटो नहीं था, और उसने भारत से काफी लूटपाट की, और लूटपाट करने के बाद जब वो वापस जा रहा था और वापस जाते ही
जब वो समरकंद या टर्की, उस समय पर जो समरकंद था वो टर्की का पार्ट हुआ करता था, जो टर्की जब वापस या समरकंद वापस जा रहा था तो उसने अपने पुत्र शाहरुख खान को क्या कर दिया था, पूरा भारत का जो सेंट्रल इंडिया था उसे भारत पूरा सेंट्रल इंडिया अपने पुत्र शाहरुख खान को सौंप दिया गया था। लेकिन शाहरुख खान भी भारत पर रूल नहीं करना चाहता था और शाहरुख खान में जो खिलजी खान थे उन्हें पूरा साम्राज्य खिलजी खान को दे दिया और उसका जो टैक्स हुआ करता था वो खिलजी खान समरकंद में भिजवाया करता था। साथ ही साथ आगे चल के 1414 जो ईस्वी में खास तौर पे जो खिलजी खान था उसके द्वारा नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी गई और दिल्ली के जो सिंहासन पर जो पहला वंश जो सिया वंश था, जो सिया वंश दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और जिसको ही हम सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो अगली डायनेस्टी होगी वो सैयद डायनेस्टी या सिया वंश के नाम से जाने जाएगी, जो 1414 से स्टार्ट होगी और उसके जो पहले संस्थापक होंगे वो खिलजी खान होंगे। तो इस तरीके से आपका आज तुगलक वंश कंप्लीट हुआ। आगे की क्लास में हम जो आपका सैयद और लोधी वंश है वो एक साथ कंप्लीट करेंगे। बेसिकली सैयद और लोधी वंश अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर जो लोधी वंश है, जहाँ पर सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सैयद वंश की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई भी महानकार सैयद वंश में नहीं किया गया था। और जैसे ही आपकी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट होगी, एक आपका रैपिड फायर यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे और इस एमसीक्यूज में दिल्ली सल्तनत की जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, आगे के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। और आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के साथ साथ और जो आपका मिडल इंडिया होगा उसकी लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे विजयनगर साम्राज्य, जहां पर हरियर और बुक्का के साथ साथ इनके जो चार जो डायनेस्टी जो जिनने विजयनगर पर रूल किया उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।